Good morning, everyone. Good morning and welcome to session. So today we are going to start a new chapter and its name is differentiation. इस chapter के बारे में आपको कोई idea नहीं है, trust me, because you have not faced this chapter anywhere in your secondary level schooling जो आपने 10th तक की है. कुछ भी आपने इसको फेस नहीं किया, आप पहली बार इस चीज को देखोगे. कुछ कुछ चीजें आपने सुना हुआ है, जैसे कि कुछ चैप्टर्स आपने किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको याद होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ऐसे चैप्टर्स आपने स्टैंडर्ड 6 7 में किए थे, याद है आपको? तो उसका थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत उस टाइप का है. तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको एकदम न्यू लगेगा, बट ट्रस्ट मी, जैसा मैं बताता चल रहा हूँ समझते चलिए, इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक है, चलिए. सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक. टॉपिक का नेम है डिफरेंशिएशन. ठीक है, टॉपिक नेम इज डिफरेंशिएशन. अच्छा, अब हम समझते हैं. डिफरेंशिएशन समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी. व्हाट आर दे? पहला जो कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा वो है चेंज. What is the meaning of change? So basically in physics, we are interested in change, right? And change of what? We are interested in change of physical quantity. कोई भी physical quantity, जैसे कि पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसके चेंज में हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. तो डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग ही यहाँ पे होती है कि सबसे पहले आपको बताया जाता है कि चेंज क्या है. तो चेंज इज बेसिकली इट इज बेसिकली इट इज चेंज. जैसा नाम ही है, इतना बेसिक चीज है कि इसको डिफाइन करने के लिए कोई और बेसिक चीज हमारे पास नहीं होती है. तो चेंज होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की. चेंज, वी ऑलवेज टॉक अबाउट चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पे एक छोटा सा एनेक्डोट देना चाहता हूँ. ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी दो कैटेगराइजेशन होती है जो हम पढ़ते हैं अपने 12th लेवल के फिजिक्स में. एक कहलाता है स्केलर्स और दूसरा कहलाता है वेक्टर्स. इसका मतलब हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे अपने स्टैंडर्ड 12th में, 11th और 12th के कोर्स में, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर बोर्ड्स, ये बेसिकली जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे ये इन दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे. इधर वो स्केलर होंगे या वेक्टर होंगे. अब स्केलर की जो भी मैथमेटिक्स होती है वो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, जो बेसिक अरिथमेटिक हम जानते हैं, प्लस माइनस इनटू कोई सा. लेकिन वेक्टर्स की जो एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ये थोड़ा सा अलग होता है. ये वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो करती है. और ये वेक्टर एल्जेब्रा, जो बेसिक एल्जेब्रा हम जानते हैं स्टैंडर्ड 10 तक जो हमने पढ़ा है, उससे डिफरेंट होती है. तो ये वेक्टर्स वेक्टर एल्जेब्रा फॉलो करती हैं और वो वही आपको सीखना होता है. और वही आपने स्टैंडर्ड जो जो आपके लेक्चर सीरीज हैं 1 to 14, उसमें मैं यही आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम दो वेक्टर्स को जोड़ें, कैसे घटाएं. यही सब चीजें हमें समझना है, बिकॉज वो चीज जो है वो अलग होती है एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव लर्नड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टिल स्टैंडर्ड 10. तो ये चीज हमने ऑलरेडी, वेक्टर्स वाला पार्ट जो है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो फर्स्ट वेक्टर्स का टॉपिक है. तो फिजिकल क्वांटिटी के चेंज के बारे में हम बात कर रहे थे. तो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन. अब ये जो चेंज होता है, इस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंबल, और इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा. इसको रीड कैसे करते हैं? रीड इट एज, इट्स अ ग्रीक लेटर डेल्टा. तो डेल्टा जहां पे भी आपने देखा तो आप समझ जाइए कि डेल्टा मींस चेंज. अब ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा इज जस्ट अ ऑपरेटर. डेल्टा इज जस्ट एन ऑपरेटर. ऑपरेटर मतलब ये एक सिंबल है जो कुछ चीज के ऊपर ऑपरेट करेगा तभी इसका एक फिजिकल मीनिंग निकलेगा या फिर इसका कुछ मीनिंग निकलेगा. सिर्फ डेल्टा का कोई मीनिंग नहीं है. डेल्टा, डेल्टा किसका? डेल्टा मतलब चेंज. डेल्टा किसका, वो क्वेश्चन आएगा. जैसे कि आप बोलोगे प्लस, प्लस इज एन ऑपरेटर, लेकिन प्लस सिर्फ आपने लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं. प्लस के दोनों साइड में नंबर होने चाहिए या दोनों साइड में वेक्टर होने चाहिए, तब उसका कोई मीनिंग आता है. सिर्फ प्लस लिख दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं आएगा. तो डेल्टा इज जस्ट एन ऑपरेटर. इट अक्वायर्स मीनिंग, लिखें सब लोग, it acquires meaning when it is followed by
अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब बताता हूं, ये सबने लिख लिया, मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पेज। लिख लिया था ना? लिखो, लिखो प्लीज फास्ट। डन, जल्दी बोलो। बहुत से लोग नोट्स नहीं ले रहे हैं। नोट्स लो। ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से लिखा हुआ। तो नोट्स, अपना नोट्स बनाएं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में आपके लिए दिक्कत होगी। आप बुक से कोई भी फॉर्मूला रट नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे आया। जब तक वो फील नहीं आएगी आप अप्लाई करने के काबिल नहीं होगे। आइए, तो सपोज इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज इफ आई से डेल्टा टी विच इज डेल्टा टाइम, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब होगा डेल्टा, इसको इसको कैसे रीड करेंगे? डेल्टा टाइम मतलब दिस इज चेंज ऑफ टाइम या चेंज इन टाइम। और बेसिकली जो चेंज होता है दिस इज ऑलवेज टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, राइट? किसी भी चीज का चेंज याद करो, आपने पढ़ा हुआ है चेंज, परसेंटेज चेंज, स्टैंडर्ड 7th 8th में परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था। तो क्या वो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होती थी? प्राइस में चेंज हुआ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज ऑलवेज चेंज। तो चेंज डेल्टा टाइम मतलब चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम को कैसे रीड करेंगे? इट इज टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, राइट? दूसरा एक एग्जांपल लो। सपोज इफ आई से डेल्टा कैपिटल टी विच इज डेल्टा टेम्परेचर, कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। मैं आपको ये बोल देता हूँ, फिजिक्स में कैपिटल टी विल स्टैंड फॉर टेम्परेचर। तो डेल्टा टेम्परेचर, जिसको इसको रीड कैसे करेंगे? दिस विल बी रेड एज चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या? टेम्परेचर की फाइनल वैल्यू माइनस टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू। समझ में आ रही है बात? सपोज कोई बच्चा बोले डेल्टा मार्क्स, तो दिस इज डेल्टा मार्क्स विच इज change in marks, which will be marks final minus marks initial। अब ये फाइनल डिपेंडिंग अपॉन ये फाइनल कब लिया आपने, मिड टर्म और फर्स्ट टर्म, या फिर जैसा भी है, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, इनका कंपैरिजन कर रहा हो तो मार्क्स फाइनल मतलब मार्क्स इन थर्ड टर्म, मार्क्स इनिशियल मतलब मार्क्स इन फर्स्ट टर्म। सो दिस इज व्हाट इज द चेंज, राइट? तो चेंज ऐसे बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज की आएंगी, राइट? तो ये चेंज जो है, राइट, जैसे आपने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हुई है, टाइम, टेम्परेचर, मैंने आपको बोला है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज इफ आई से डेल एस, वेयर एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विच इज डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल। क्या क्लैरिटी है ये? चेंज इन वेलोसिटी, वेरी गुड, डेल्टा वी, इसको हम लोग रीड करेंगे एज डेल्टा वेलोसिटी विच इज चेंज इन वेलोसिटी, फील करें, विच इज वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। समझ में आई? तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा कि हमने चेंज के बारे में बात की, चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बात की। चेंज इज बेसिकली फाइनल वैल्यू of any physical quantity minus initial value of any physical quantity। बहुत बेसिक है, घबराने वाली बात नहीं है, बट यहीं से शुरू होती है आपकी डिफरेंशिएशन। ठीक, उतारें फास्ट। डन।
प्लीज लिखो, do not leave anything. Okay, now tell me, what is your opinion about delta, change or delta? चेंज हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का होगा which will be represented mathematically as delta of that physical quantity. अच्छा, what is your opinion about the value of delta? Can it be positive? Can it be zero? Can it be negative? क्या हो सकता है? क्या सभी पॉसिबल है? ये इनमें से कुछ ही वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्या पॉसिबल है? डेल्टा के बारे में बोलो। ऑल आर पॉसिबल। वेरी गुड, ऑल आर पॉसिबल। तो कभी अगर आपका डेल्टा नेगेटिव आ जाए या जीरो आ जाए तो सर डरिए मत। क्या वो फिजिकल क्वांटिटी जीरो हो सकती है? बेसिक सेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर का चेंज जीरो हो सकता है? हाँ, हमने हीट ही नहीं किया तो टेम्परेचर जितना था उतना है, तो टेम्परेचर फाइनल और टेम्परेचर इनिशियल सेम है, तो क्या टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो सकता है या चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो सकता है या डेल्टा ऑफ टेम्परेचर जीरो हो सकता है? हाँ। क्या चेंज ऑफ मार्क्स जीरो हो सकता है? हाँ। जो फर्स्ट टर्म में आया था वही थर्ड टर्म में आया, तो चेंज ऑफ मार्क्स पे जीरो पॉसिबल है। क्या चेंज ऑफ मार्क्स नेगेटिव हो सकता है? हाँ। फर्स्ट टर्म में ज्यादा आया था, थर्ड टर्म में कम आया, तो चेंज ऑफ मार्क्स नेगेटिव आया। तो ऐसा ना समझ ले कि चेंज ऑफ मार्क्स नेगेटिव आ गया तो हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके माइनस हटा देंगे, नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की चेंज किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। मतलब क्या वो पॉजिटिव वैल्यूज एक्वायर कर सकती हैं, क्या वो नेगेटिव वैल्यूज एक्वायर कर सकती है, क्या वो जीरो वैल्यूज एक्वायर कर सकती हैं। ये चीज आपको समय के साथ और क्लैरिटी आएगी। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप फील करोगे समय के साथ कि हाँ, आपको एक क्लैरिटी आ रही है कि ये टर्म्स जो है, ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं, जीरो हो सकती हैं, या फिर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल है। ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी? अच्छा, अब देखो, अब हम ये चेंज समझने के बाद, ठीक है, नाउ वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन के लिए रेडी हैं बिकॉज हमने चेंज समझ लिया है। सो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है? फर्स्ट आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन। डिफरेंशिएशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ one variable with respect to other variable। बेसिकली ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल हम बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। सो दीज वेरिएबल्स आर व्हाट? दे आर फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। इन फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम वेरिएबल बोल रहे हैं। अब ये थोड़ा समझने वाला चीज है, आप लोग इसके बारे में जानते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वेरिएबल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट चेंजेस विद टाइम। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है, मीन्स क्या? इट चेंजेस विद टाइम। अगर मैं बोलूं ये फिजिकल वेरिएबल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? इट विल नॉट चेंज विद टाइम। तो अगर चेंज विद टाइम नहीं है तो उसका फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों सेम होगा, तो उसका चेंज जो होगा या डेल्टा जो होगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है तो वो वेरिएबल होके इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में चेंज आ सकती है, या फिर वेरिएशन दिखाने के बाद वहीं पे आ सकती है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल which is physical quantity which changes with respect to other variable which is another physical quantity which changes, this is what is known as differentiation। rate of change of one variable with respect to other variable, this is known as differentiation। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? पक्का बेसिक डेफिनेशन समझ में आया? what is the meaning of differentiation? rate of change of one variable with respect to other। अच्छा, अब देखो, सपोज इसको समझना, इसके मैथमेटिक्स को समझना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना? तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, आपको क्लैरिटी आएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल अदर फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंशिएशन। अब सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एग्जाम्पल, सपोज वी टेक टू फिजिकल क्वांटिटीज x and y and they are variables। मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूं बिकॉज आप ये पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो बहुत से बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल क्या है ये, तो ये समझना जरूरी होता है, ये बार बार आते रहते हैं आपके सामने।
आपको क्लैरिटी नहीं होती है पहले, तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं होती, तो आप कुछ भी एक कहानी बना लेते हो कि ये इसका मतलब क्या है, समझ लो। सपोज वी टेक टू फिजिकल क्वांटिटी एक्स एंड वाई एंड दे आर वेरिएबल्स। दे आर वेरिएबल्स मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज समय के साथ बदल सकती है, ठीक। So suppose we take two physical quantity x and y and they are variables, then del x by del y is understood as, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, लिख लो इसको। सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? थोड़ा फास्ट गाइस, लिख लिया? ओके। Del x by del y is understood as rate of change of x with respect to y. Rate of change of x with respect to y. समझ में आया? तो del x by del y का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to y. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, आपको खुद ब खुद क्लैरिटी आएगी। सपोज आई डू दिस, डेल्टा कैपिटल T बाय डेल्टा स्मॉल t, इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल T स्टैंड्स फॉर, मैंने अभी तुरंत बताया था, दिस स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड स्मॉल t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो डेल्टा कैपिटल T बाय डेल्टा स्मॉल t, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेरी गुड, यही मुझे चाहिए। विल आई रीड इट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम। बहुत बढ़िया, सब लोग कैच कर पा रहे हो। ये चैप्टर काफी आसान है, हंसते खेलते निकल जाएगा, है ना, घबराइए मत, सब समझ में आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम, गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, सपोज इफ आई से डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसको क्या लिखेंगे या क्या पढ़ेंगे? S stands for what? S stands for displacement. Let me tell you. S stands for what? S stands for displacement. है ना? बोलो भाई, S stands for displacement. इसको लिखो, सब लोग अपने कॉपी में लिखो, बोलो मत, अपने कॉपी में लिख लो। इसको कैसे रीड करेंगे? We will read it as rate of change of, बेसिक बात है, ये सबको समझ में आएगा। ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको एक एक लैंग्वेज समझ में आ जाए और उसके बाद आपको अपना एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है ना? ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में समझो, ऐसे में x की जगह पे देखो, इंपॉर्टेंट, जब मैंने आपको बताया डेल एक्स बाई डेल वाई, क्या आप यहां पे समझ पा रहे हो? डेल एक्स बाई डेल वाई का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to y. So here the important point is that x and y can be any physical quantities which can obviously be, which can be linked, है ना? ऐसा नहीं कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ज्वाइन कर दे, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दो फिजिकल क्वांटिटी जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो डेल एक्स बाय डेल वाई ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग। एक्स एंड वाई कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी लिंक्ड, ठीक है ना? दूसरी बात, in in some cases y is time, ठीक है? in that case del x by del y is read as rate of change of x. इसको समझो, अगर मैं सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ x बोलूं और ये नहीं बोल रहा हूं कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो समझ जाइए कि वो टाइम के रेस्पेक्ट में।
नहीं आया। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, बट ये नहीं बोल रहा हूं कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो समझ जाइए कि वो किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो, इन सम केसेस y इज टाइम, y refers to time। क्या टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ। इन दैट केस del x by del y will be read as rate of change of x only। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, it is not compulsory to say time, you can say, but many a times they do not say anything। so if they do not say anything, समझ जाइए कि ये किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ठीक है, ओनली। ओनली मतलब मैं यहां बोलना चाहता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल ये मेंशन नहीं है। कभी कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख देते हैं, बट अगर नहीं लिखा हो तो समझ जाइए कि इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आ रही है? यही मैं बताना चाहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सर ये वेरिएबल बताया नहीं। तो वेरिएबल बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो टाइम है, इसीलिए नहीं बताया। क्लैरिटी है? ये क्या पॉइंट क्लियर है सबको? शैल आई मूव अहेड? शैल आई मूव अहेड? अच्छा, अब देखो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब देखो, अब देखो, ये जो डेल एक्स है, डेल एक्स के बाद हम इंटरेस्टेड होते हैं एक और छोटे से क्वांटिटी में, dx। हमने डेल एक्स पढ़ा, डेल एक्स के बाद अब हम पढ़ रहे हैं dx। अब यहीं पे ये कैलकुलस की इंट्रोडक्शन हो जाती है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये dx है क्या। dx है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x, where x is a फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, dx मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x मतलब क्या? देखो, जैसे डेल एक्स था x फाइनल माइनस x इनिशियल, वैसे ही लाइक डेल्टा एक्स जैसे था, वैसे ही dx भी होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। लेकिन ये dx जो है, ये dx जो x फाइनल माइनस x इनिशियल वैल्यू निकालोगे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ये डिफरेंस इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, मतलब बहुत छोटा। बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब कितना छोटा? जितना छोटा आप सोच सको उससे भी छोटा। अरे बाप रे, गायब हो गया। डेल एक्स मतलब क्या? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो इसका डिफरेंस कुछ एक वैल्यू आएगा फिजिकल क्वांटिटी का, राइट? डीएक्स जब मैं करूं वो भी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता है, लेकिन इसका जो डिफरेंस आएगा दिस इज इनफाइनाइटली स्मॉल, और इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डीएक्स लिख दिया देते हैं। तो इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बाय इट। तो इट्स अ वे ऑफ राइटिंग। तो dx इज सेम एज del x, मैं ये बताना चाहता हूं, सुने ध्यान से। dx इज सेम एज del x। The only difference is that what we get after finding del x and what we get after finding dx. So del x में अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो वी विल गेट समथिंग टेंजिबल, जो हम समझ सके कि अच्छा ये इतना है, 1 आया, 0.2 आया, 0.4 आया। dx मतलब वो भी डिफरेंस एक वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल होगी, मतलब जितना छोटा आप सोच सको उससे भी छोटा। अब आप सोचो, आप सबसे छोटा, सबसे पतला, सबसे थिन क्या देखे हो अभी तक अपने लाइफ में? एक सम एग्जांपल्स। ये फिजिक्स का डिस्कशन है, मैं ऐसा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं डीएक्स क्या है, आपको फील आएगी। सबसे छोटा, सबसे पतला, सबसे थिन आपने क्या देखा है? थ्रेड, ओके। और कुछ उससे भी देखा है आपने? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने नहीं देखा है, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप शायद उसे देख सको। स्पाइडर वेब इज अ गुड एग्जांपल। गुड। स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाला। इलेक्ट्रॉन आपने नहीं देखा बेटा। इलेक्ट्रॉन आपने नहीं देखा है। इलेक्ट्रॉन आपने देखा है क्या? अगर आप इलेक्ट्रॉन देख लो तो आप भगवान हो गए। इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं देखा है। हेयर इज अ गुड एग्जांपल। आप सबसे पतला, सबसे थिन अपने हेयर को देख सकते हो, ठीक है ना? और क्या?
मकड़ी का जाला इमेजिन करो। मकड़ी का जाला इतना थिन होता है कि आप उसे एक एंगल से शायद देख भी ना पाओ, आपको अलग एंगल से देखना पड़ेगा उसको देखने के लिए कि वो मकड़ी का जाला है या नहीं। तो मकड़ी का जाला सबसे थिन चीज है जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपना देखते हैं। अब जितना मकड़ी के जाला का रेडियस है या डायामीटर है, उससे भी छोटा इमेजिन करो। सो दिस इज व्हाट इज डीएक्स। समझ में आ रहा है? तो डीएक्स क्या है? डीएक्स भी डेल एक्स ही है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब डिफरेंशिएशन में हम ये स्मॉल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, इसीलिए हम डेल एक्स की जगह पे डीएक्स लिखना प्रेफर करते हैं। ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। तो इनफाइनाइट, तो डेल एक्स और डीएक्स में डिफरेंस क्या है? सिर्फ जो मैग्नीट्यूड आ रही है सब्ट्रैक्शन करने के बाद, उनमें डिफरेंस है बस, बाकी सब कुछ वैसा ही जैसा डेल एक्स था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं बोलूं डेल एक्स बाय डेल वाई, समझना, डेल एक्स बाय डेल वाई विल बी रेड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो अगर मैं डेल की जगह पे डी लिख दूं तो dx by dy, दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि अब ये dx जो है, dx इज इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x, इनफाइनाइटली स्मॉल। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है जितना छोटा तुम सोच सको उससे भी छोटा। इस वर्ड को याद रखना, कॉन्सेप्ट अपने आप पकड़ में आता जाएगा। ठीक है ना? इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन एक्स। एंड व्हाट इज dy? dy इज infinitely small change in y. So this is what is the distinction you can say between del x and del x by del y and dx by dy. समझ में आ रही है बात? क्लैरिटी है ये? क्लैरिटी है ये? अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं। सपोज आपके पास है dx by dy, तो ये dx एक साथ है, ये dy एक साथ है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? देखो, कभी कभी क्या होता है, ये एक साथ है। वाई आई एम सेइंग दिस वट एवर आई एम सेइंग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चा ऐसा करता है, डी डी एल्जेब्रा किया है उसने, उसने देखा ऊपर में भी डी है नीचे में भी डी है, तो अब वो क्या सोचता है कि डी डी, अच्छा डी इंटू एक्स, बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है, ये dx, इसको एक साथ आपको कंसिडर करना है। इट्स अ ग्रुप लाइक, है ना? तो डिफरेंशिएशन जब आप साइन यूज कर रहे हो dx, तो इट्स अ ग्रुप, इसको एक साथ आपको कंसिडर करना है। तो ऐसा नहीं है कि d और x मल्टीप्लाई हो गए, तो वो क्या करता है, d और d कट करता है और बोलता है रिजल्ट x बाय y। ये गलत है भाई। सिमिलरली कभी अगर ऐसा आ जाए dx बाय x, तो वो क्या करता है, x और x कट कर देता है और रिजल्ट बोलता है d है। ये गलत है भाई, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये dx एक साथ है, ये dy एक साथ है। कटेगा तो पूरा dx कटेगा, कटेगा तो पूरा dy कटेगा, उसमें से dd काट के x बाय y मत बोल देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देखो, अगर तुमको बेसिक अलजेब्रा जो तुमने किया है, अगर तुमको dx दिया जाए, तुम क्या क्या रीड करोगे? d एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय x, x बोला जा रहा है सर। तुम बोलोगे d एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x x काटो। हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, तो एक्स एक्स कट दिया तुमने, डी आ गया। ये नहीं है, ये गलत है, इस बात को समझो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग से हटा दे रहा हूँ, ये इसमें डिस्कशन में था, अभी हटा दे रहा हूँ, बिकॉज दैट्स ऑफ नो यूज नाउ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नोट करो इसे, फास्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा हमने अभी डेल एक्स बाय डेल वाई को समझा था, तो वैसे ही नाउ अंडरस्टैंडिंग द
लैंग्वेज ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हमें बोल बोल के लिख लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है इनिशियली। अदरवाइज क्या होता है कि हम बार बार इसके अंदर इन्वॉल्व होते रहते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो बोल बोल के लिख लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। देखो अगर मैं लिखूं dx by dy, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। समझो ध्यान से, ये dx को मैंने एक साथ रखा, नीचे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल रो डाला, मतलब बाय dy। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये समझो। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, x सेपरेटली, x यहां पे लिख देंगे। ये सब सेम है, ऑल आर सेम, ये सब सेम है। ये पूरा बंच जो है ये एक ही चीज को लिखने का तरीका है, ऑल आर सेम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप से ऐसे लिखे रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सब सेम है। समझ में आ रही बात? ऑल आर सेम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? तो d बाई डी वाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, d बाई डी वाई ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, या dx बाई डी वाई ऐसे लिख सकते हैं। ये तीनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दे रिप्रेजेंटिंग? दे आर रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन बोलूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, ये मतलब है उसका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। क्लैरिटी है ये? तो dx by dy इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अभी एग्जांपल, सपोज इफ आई से dv by dt, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, d by dt of v। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है, d by dt of v। ये क्या है, इसको कैसे रीड करेंगे? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा v क्या है सर? v है वेलोसिटी। v क्या है? v है वेलोसिटी। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इधर विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखो बिकॉज टाइम है, या फिर आप सिंपली लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओनली, क्योंकि नीचे जो वेरिएबल है वो टाइम है, अभी बताया था। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर इसको बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। समझ में आ रही बात? तो ये इस तरीके से लिख सकते हो। सिमिलरली आप अलग अलग बना सकते हो। एक एग्जांपल करो, सपोज इफ आई गिव यू डी एफ बाय dv, इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, एक बार ट्राई करो, लिखो इसको। सब लोग लिखोगे? और क्या फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा है? और आपने पढ़ा है यहाँ पे W जो है, W है वर्क डन। याद है ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, क्विकली बोलो। d बाई डी वी ऑफ f, या फिर ऐसा इसको लिख सकते हो d बाई डी वी ऑफ जस्ट f। इसको लिखोगे क्या? इसको लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, f स्टैंड्स फॉर व्हाट? f इज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विथ वेलोसिटी। या फिर इसको लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ f, दैट इज फोर्स, विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। आपको ये बातें समझ में आ रही है अभी, राइट? यू हैव अंडरस्टूड द लैंग्वेज नाउ। इसको देखो, d बाई डी टी ऑफ w बोल सकते हो, या फिर इसको आप लिख सकते हो d बाई डी टी ऑफ w, ये दोनों में से कुछ भी। इसको आप रीड करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, बिकॉज नीचे टाइम है। आप चाहो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिखो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? या फिर डिफरेंशिएशन of W which is work done with respect to time। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तो ये बेसिक लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे ये सिखाना चाहता हूँ कि ऐसे मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें जो मैंने आपको पहले बताया। कहाँ पे? ये देखो यहाँ पे, ये मिस्टेक्स ना करें प्लीज। ये dx को एक साथ कंसिडर करना है आपको, ये dy को एक साथ कंसिडर करना है। ऐसे मिस्टेक्स नहीं करने हैं, बेसिक्स है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे करते हो आप, है ना। उसी से मुझे पता चला है कि हाँ आप ऐसा करते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये? तो इसीलिए ये नोट्स का पार्ट बन रहा है। क्या क्लियर है ये? तो आपको ये लिखना आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल टू अदर। अभी देखो ध्यान से, अभी प्रॉब्लम क्या होता है, सुने ध्यान से, ठीक है, सुने ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको फिजिक्स में एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट से आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसको, या फिर डिफरेंशिएशन का फॉर्म दे दिया गया और उससे स्टेटमेंट लिखना है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्म दे दिया और उससे स्टेटमेंट लिखना है, ये आप कर चुके। ऐसे हमने एग्जांपल देख लिए। उल्टा मतलब, सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज इफ आई राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ pressure exerted by liquid with depth from surface of liquid। मैंने यहाँ पे कुछ एक लिख दिया, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकली लिखें। ये एक स्टेटमेंट था, इसको मैथमेटिकली लिखें। ये भी लिखना आना चाहिए। क्या आप इसको लिख सकते हो? प्रेशर को आप रिप्रेजेंट करो। इसको लिखने के लिए प्रेशर को एक लेटर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या मैं उसे पी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? विद डेप्थ, डेप्थ को मुझे एक लेटर से रिप्रेजेंट करना है। क्या मैं उसे एच से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखूंगा? शुड आई राइट इट एज dp बाय dh, और आई कैन राइट इट एज d बाय dh ऑफ p, और आई कैन राइट इट एज d बाय dh ऑफ p। क्या ये तरीका है लिखने का इसको? तो दोनों चीजें आनी चाहिए। मुझे आपको क्या सिखाना है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है कहीं पे, उससे आपको मैथमेटिकल सिंबल के साथ लिखना आना चाहिए। दूसरा, मैथमेटिकली दिया हुआ है और स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। क्या ये दोनों काम आप कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आपका बेसिक लेवल क्लियर है। बोलो, समझ में आई बात? जितना भी मैंने बकवास किया अभी पिछले 15 20 25 30 मिनट में, ये चीज आपको करना आना चाहिए। क्या आप कर सकते हो? कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन लैंग्वेज। बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं? क्या क्लियर है? फील है? एकदम समझ आई है बात? एकदम 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यस, अब देखो, अब देखो, एक सवाल आया है, सर कैन वी राइट इट एज डेल्टा पी बाय डेल्टा एच? वी कैन राइट इट एज डेल्टा पी बाय डेल्टा एच, नो डाउट अबाउट इट, बट सजेस्टेबल है बिकॉज आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो ट्राई टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डीपी बाय डीएच। मैं डीपी बाय डीएच का मतलब और थोड़ा सा जब आप आगे जाओगे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब समझाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो आप इसे डेल्टा पी बाय डेल्टा एच भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बिकॉज बच्चे का क्वेश्चन जेन्युइन है, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बच्चे का क्वेश्चन जेन्युइन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो डिफरेंस इन प्रेशर है वो छोटा है या बड़ा है? छोटा मतलब आपने बोला कि जितना छोटा हम सोच सकें उससे भी छोटा। अब प्रेशर एट द सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर एट द डेप्थ हमें पता है कि पी नॉट प्लस रो जी एच होता है, स्टैंडर्ड 9th एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई। आपको पता है ना सर, किसी भी लिक्विड के सरफेस के अंदर जाने से प्रेशर बढ़ता है, और वो कितना होता है? पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद आ रहा है? यार तुमको पढ़ाया गया चीज तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं क्या हेल्प करूं तुम्हें? क्या तुम्हें ये बताया गया है कि जब हम लिक्विड के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है? क्या वो फॉर्मूला आपने स्टैंडर्ड 9th के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है, स्टेट बोर्ड के बुक में भी पढ़ा हुआ है, और आईसीएसई की बुक में भी पढ़ा हुआ है? क्या प्रेशर डेप्थ के साथ पी नॉट प्लस रो जी एच होती है? यस और नो? ये पता नहीं है आपको? यू डू नॉट नो दिस? ये आपने शायद 9th में पढ़ा है यार, ऐसा क्या कर रहे हो? सभी बुक्स में है ये, क्या कर रहे हो?
अच्छा, फर्स्ट टर्म में नहीं था तो हमने छोड़ दिया था। नो सर, नहीं हो ही नहीं सकता। आप अपना बुक ला के दिखाओ, चलो मैं बताता हूँ आपको। आई नो सिलेबस इन एंड आउट, उसी की तरफ से मेरा कोर्स डिजाइन होता है। नहीं पढ़ा मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है सही से। स्टेटमेंट मैथमेटिकल सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं, छोड़ो वो। तो डीपी बाई डी एच लिखें कि डेल्टा पी बाई डेल्टा एच लिखें? तो बेसिकली डीपी बाई डी एच लिखना मतलब जो चेंज है वो काफी स्मॉल है। पता कैसे चले काफी स्मॉल है ना? तो डेल्टा पी बाई डेल्टा एच लिखें या डीपी बाई डी एच लिखें? तो देखो, जब भी डीपी बाई डी एच है, मैंने आपको बोला है क्या लॉजिक है कि चेंज इन प्रेशर विल बी वेरी स्मॉल, चेंज इन एच विल बी वेरी स्मॉल। तो अगर हम कंसिडरेबल डिस्टेंस लेते हैं, समझो, अगर हम कंसिडरेबल डिस्टेंस लेते हैं तो वो तो डेल एच है, डी एच थोड़ा ना जो। समझ में आया? और अगर हम बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं, देखो मैं समझा रहा हूं। वेरी गुड क्वेश्चन आज, थैंक यू वेरी मच, गुड। ये देखो, ये वाटर सरफेस, दिस इज वाटर सरफेस, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है मान लो, ठीक है? ये वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से मान लो हम कुछ एक डेप्थ में गए, एच डेप्थ में, तो यहाँ पे कुछ एक प्रेशर था, इस जगह पे कुछ एक प्रेशर होगा, इसको प्रेशर इनिशियल मानो, इसको प्रेशर फाइनल मानो। तो जो डिफरेंस इन प्रेशर आया, इसको लिखने का बेस्ट तरीका है डेल्टा पी बाई डेल्टा एच ओनली, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एच भाई 1 मीटर नीचे गए, 2 मीटर नीचे गए, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा एच लिख दिया, है ना? बहुत बढ़िया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ हाइट, ये लिखा हमने। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एच जो है ये 0.0000000 और पता नहीं कितने जीरो, लास्ट में 1, इतने मीटर गया मैं, और जो डेल्टा एच और डेल्टा पी जो है ये भी उसी टाइप का है, 0.0000000, पता नहीं लास्ट में कहीं पे एटमॉस्फेयर है। अब अगर ये पता रहे कि डेल एच बहुत छोटा है और डेल पी बहुत छोटा रहे, तो यही डेल पी बाई डेल एच क्या हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट टू डीपी बाई डी एच। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही डेल पी बाई डेल एच को हम लोग क्या बोलेंगे? डीपी बाई डी एच। अगर अगर हम श्योर हैं कि जो डेल्टा प्रेशर है विच इज वेरी वेरी स्मॉल, और अगर डेल्टा एच बहुत स्मॉल है, तो हम डेल्टा पी बाई डेल्टा एच को क्या बोलेंगे? डीपी बाई डी एच। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर कुछ भी ना बोला रहे तो क्या करें? कुछ भी ना बोला रहे तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो मैंने इसलिए आपको बोला कि आप डीपी बाई डी एच से लिखें। लेकिन अगर आपको एक आइडिया लग रहा है कि यार प्रेशर का डिफरेंस ऐसा बहुत स्मॉल तो नहीं है, कुछ तो है, और डेल्टा एच भी बहुत स्मॉल नहीं है, तो सजेस्टेबल क्या रहेगा लिखना? अगर मैं आपसे बोलूं लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड विथ डेप्थ, अगर आपको बोला जाए इसे मैथमेटिकली लिखो, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा पी बाय डेल्टा एच लिखोगे या डीपी बाय डी एच लिखोगे? बहुत टफ सवाल, कभी नहीं आया ऐसा सवाल, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्टडीज वी आर गेटिंग सच क्वेश्चंस। अरे बोलो, अभी तो बताया, ऐसा क्या कर रहे हो? बोलो 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 बोलो। ओके ओके ओके। अगर सुने ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो, डीपी बाई डी एच मैंने आपको बोला, डीपी मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, और एच मतलब डी एच मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन हाइट। अगर कुछ भी ना बोला रहे तो क्या करें? प्रेशर बड़ा है, हाइट है, क्या है, क्या करें? कैसे कैसे पता करें? तो कुछ भी ना बोला रहे, कुछ भी ना बोला रहे, तो आप डेल्टा पी बाई डेल्टा एच लें। और अगर बोला रहे बहुत स्मॉल डेप्थ पे गए और बहुत स्मॉल चेंज इन प्रेशर, तो फिर आप डीपी बाई डी एच लिखें। मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, ठीक है? मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ यहाँ, नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। लिसन टू मी, इन द अबव क्वेश्चन, रेफरेंस देखिए, सब लोग अपने कॉपी में उतारें। इन द अबव क्वेश्चन, इफ नो मेंशन इज देयर, if no mention is there of the change of the change in of the magnitude of the magnitude of sorry of the magnitude of change in pressure and change in height, then we should write it mathematically as delta p by
delta H. But mention is there like a very small change in pressure and a very small change in height. सब लोग इसे लिखेंगे. Then we should write it mathematically as dp by dh. क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? क्लैरिटी यही है. इसको हम लोग आगे जाके और इसको रिफाइन करेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को एंड वी विल अंडरस्टैंड इट. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मैं इस चैप्टर को आपको सही तरीके से इंट्रोड्यूस करके दे पाया? Did you get a good introduction to it? Now you are not worried about language of differentiation. You know what is this language of differentiation all about. We understand कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको एक स्टेटमेंट रहेगा तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें, और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट रहेगा तो इसका एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट कैसे बनाएं, या फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगा या एक एक्सप्रेशन रहेगा, इसको स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखें. हमें दोनों काम करना है. हमें इसका मतलब समझ में आता है कि why we write d, why we write del, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, d का मतलब क्या है, ये हमने समझा. ये क्लैरिटी है. आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करूंगा. वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो ऑन दिस. मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, लेक्चर नंबर 1 to 7 ऑफ वेक्टर्स प्लीज कंप्लीट करें इन ऑल एस्पेक्ट. ठीक है, नोट्स वोट्स प्रॉपरली लेके आए, क्योंकि नोट्स नहीं लोगे तो फंस जाओगे. एंड एट दिस जंक्चर आई कैन आस्क एनीबॉडी इंडिपेंडेंटली, मैं किसी से भी एक बार पूछ सकता हूँ कि चलो तुरंत क्लास के बाद मुझे अपने नोट्स भेजो. अगर आप भेज रहे हो मतलब आप कर रहे हो. अगर आप नहीं भेज रहे हो और अगर आप एडमिटेड स्टूडेंट हो, then I will simply call your parents and tell them कि you are not doing what I am asking you to do. Now you decide what needs to be done. I am not interested in teaching you. I will simply say that. आपको मेरे रूल्स पता है, राइट? मुझे भरना नहीं होता है, जनता दरबार में करता नहीं. जितने बच्चे जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो उनके लिए मैं बेस्ट टीचर हूँ. जो इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए मैं सबसे वर्स्ट टीचर हूँ, क्योंकि मैं उसका जीना मुहाल कर देने वाला हूँ. तो अगर आपको पढ़ाई करनी है तभी मेरे पास आए. मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा करिक्स के बारे में बात कर सकता हूँ, वो हम लोग टाइम टू टाइम बात करते भी रहेंगे, लेकिन जो काम दिया जाए उसे करके आना. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर.